नमस्कार। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजों को लेकर अभी भी चर्चाएं जारी हैं। आखिर इन चुनावों में राजनीतिक दलों की जो हार जीत हुई है उसको लेके कई तरह की बातें अभी भी चर्चा में है। अभी भी इस बात का विश्लेषण हो रहा है कि आखिर एनडीए क्यों महाराष्ट्र में जीत गया लेकिन क्यों झारखंड में नहीं जीत पाया। इसी प्रकार अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो झारखंड में उसका प्रदर्शन शानदार रहा लेकिन महाराष्ट्र में उसका प्रदर्शन सबसे खराब रहा। आखिर इसकी क्या वजह है, इनके कारणों की पड़ताल करते हुए हमने पहले भी वीडियो बनाए, लेकिन इस वीडियो में हम वास्तविक कारणों की पड़ताल करते हैं जो कई कारण सामने आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो कारण गहन जांच पड़ताल में सामने आया है कि वो सबसे बड़ा कारण है कि मुख्यमंत्री का चेहरा। अगर हम झारखंड की बात करें जहां पर एनडीए चुनाव नहीं जीत पाया और इंडिया गठबंधन ने दोबारा वहां पर जीत दर्ज की है, जेएमएम के नेतृत्व में वहां पर दोबारा जीत दर्ज हुई है। तो ऐसे में इसकी क्या वजह है? देखिए, झारखंड में सबसे पहले क्या हुआ कि बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं था जो हेमंत सोरेन, जो वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बराबरी का हो, उनके मुकाबले में जिसे पेश किया जा सके। इसके अलावा ऐसा कोई चेहरा नहीं होने की वजह से बीजेपी का जो पूरा प्रचार वहां केंद्रित रहा वो हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में केंद्रित रहा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। और वो इस प्रकार से वहां पर चुनाव प्रचार करते रहे कि जैसे अगर वहां पर चुनाव जीतते हैं तो हेमंत बिस्व शर्मा ही वहां के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ये तो लोगों को पता है कि वो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। तो बीजेपी कोई वहां पर ऐसा चेहरा पेश करने में नाकाम रही जिससे वो जनता में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये मैसेज दे सके कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो ये हमारे मुख्यमंत्री होंगे, ये हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे। ऐसा चेहरा एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। और अगर इससे भी बेहतर स्थिति होती है कि अगर ये पहले ही डिक्लेयर कर दे पार्टी कि हम चुनाव अगर जीतेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री ये होंगे, तो इससे और भी मतदाताओं में क्लियरिटी आ जाती है, स्पष्टता आ जाती है। जैसे बीजेपी ने हरियाणा में किया, सैनी पे दांव लगाया, सैनी का नाम उन्होंने डिक्लेयर किया कि सैनी मुख्यमंत्री होंगे, तो लोगों ने वहां फैसला दिया। 2 बार चुनाव जीतने के बाद भी तीसरी बार वहां बीजेपी, लगातार तीसरी बार बीजेपी वहां पर चुनाव जीतने में सफल रही। लेकिन ये प्रयोग वो झारखंड में नहीं कर पाई। झारखंड में जो पिछली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री थे वो रघुवर दास थे, लेकिन रघुवर दास को बीजेपी आगे नहीं कर पाई, उनके नाम को दोबारा सामने लाने की हिम्मत नहीं कर पाई, न उनको आगे किया गया। तो ये मैसेज जनता में गया कि अगर बीजेपी में वहां सत्ता में आती है तो वहां उनके पास लीडर कौन है, उनका चेहरा कौन है। इस पर जनता में कंफ्यूजन बना रहा, जिससे बीजेपी को काफी हद तक वहां पर निराशा का सामना करना पड़ा। सिर्फ ये एक कारण है, और भी इसके कारण है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान दे पा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का जो अपना आकलन है, बीजेपी का जो अंदरूनी आकलन है, तो वो इसी को एक वजह मानते हैं कि वहां पर वो एक लीडरशिप पेश नहीं कर पाए, इसलिए वो चुनाव नहीं जीत पाए। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के चेहरे हेमंत सोरेन थे, वो वहां पर मुख्यमंत्री थे भी, वो 2 बार पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और फिर मुख्यमंत्री थे। इस समय कहीं कोई संदेह नहीं था कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे अगर इंडिया गठबंधन जीतता है, और वो बन भी गए। तो क्लियर वहां पर क्लियरिटी थी लीडर को लेकर, इंडिया गठबंधन में वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं था, वहां पर एकदम स्पष्टता थी, क्लियरिटी थी। तो जनता ने ये चुना कि कौन लीडर अच्छा है, भाई कहां पर लीडर है। पहले तो लीडर सामने दिखना चाहिए, फिर ये तय होना चाहिए कि अच्छा है बुरा है, वो फिर दूसरे प्रायोरिटी होती है। तो जब उनको लीडर दिखा, हेमंत सोरेन दिखा, और बीजेपी के खेमे में कोई लीडर दिखाई नहीं उनको, तो इसका मतलब है कि जनता ने हेमंत सोरेन पर ही विश्वास जताया। तो ये एक सबसे बड़ा कारण वहां पर एनडीए की हार का और इंडिया गठबंधन की जीत का उभर कर सामने आया है। इसके अलावा और भी कारण है, जैसे वहां पर कटेंगे तो बटेंगे वाला नारा नहीं चल पाया। इसकी वजह क्या है कि नारे ने उल्टा काम किया। वहां पर माइनॉरिटी 20% करीब आबादी है, 15% मुस्लिम है और 4-5% वहां पर ईसाई हैं। तो वो सब मिलजुल के वो सारा वोट जेएमएम या इंडिया गठबंधन को पड़ गया। और जो आदिवासी जो वोट बैंक है, वहां पर 26-27% आदिवासियों की आबादी है, उस वोट पर जेएमएम ने अपना एकाधिकार जमाए रखा। तो ये भी एक बड़ा कारण है वहां पर चुनाव जीतने का। तीसरा एक कारण ये भी है कि बीजेपी ने जिस पार्टी झारखंड स्टूडेंट यूनियन के साथ कोऑर्डिनेशन किया था, तालमेल किया था, वो पार्टी भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से भी बीजेपी को वहां पर या एनडीए गठबंधन को वहां पर अच्छी सीटें नहीं मिल पाई। तो ये एक और प्रमुख कारण है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आखिर इंडिया गठबंधन क्यों हार गया, वहां पे एनडीए क्यों जीता? बात फिर घूम फिर के वहीं आए, वहां पर एनडीए की लीडरशिप क्लियर थी। एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे,
वो एनडीए के पार्टनर हैं शिवसेना। एकनाथ शिंदे वहां पर करीब 1-1.5 साल से मुख्यमंत्री हैं और उनके कामकाज को सराहा भी गया है। उनके कामकाज को एक मुख्यमंत्री के रूप में वो काफी सक्रिय रहे हैं, जनता के बीच उनका संपर्क अच्छा है। और चुनाव से ठीक पहले उन्होंने लाडली बहन योजना भी शुरू की थी, जिसमें घर की महिला मुखिया को 1500 रुपए दिए जाते हैं, तो इससे भी उनकी पॉपुलरिटी बढ़ी। और वहां पर एक लीडर उनके पास शिंदे थे, जो मुख्यमंत्री ऑलरेडी थे। दूसरे लीडर उनके पास एनसीपी के अजीत पवार थे, वो भी डिप्टी सीएम थे और वो भी एक अच्छा फेस है, डिप्टी सीएम या सीएम के तौर पर कंसिडर किया जा सकता है। तीसरे उनके पास सबसे बड़े लीडर थे देवेंद्र फडणवीस थे, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे और उनके इस बार मुख्यमंत्री बनने की सबसे ज्यादा संभावनाएं थी और हो सकता है वो मुख्यमंत्री बनने भी जा रहे हैं। कल अमित शाह के घर पर मीटिंग हुई है, करीब करीब ये बात तय हो चुकी है। तो वहां पर लीडरशिप क्लियर थी। पहला चेहरा देवेंद्र फडणवीस था, दूसरा एकनाथ शिंदे था, तीसरा अजीत पवार था। तो 3 चेहरे उनके पास बीजेपी के क्लियर थे, जो चुनाव में एक्टिव होके लगे हुए थे और इन तीनों में से ही एक का बनना तय था। शिंदे का भी संभावना थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस तो दावेदार स्वाभाविक रूप से थे ही। इसके अलावा तीसरा जो एक कैंडिडेट था वो अजीत पवार थे। तो यहाँ पर बीजेपी के पास लीडरशिप क्लियर थी, हालांकि उन्होंने डिक्लेयर किसी को नहीं किया था, लेकिन 3 बड़े नेता स्टेट के वो एक्टिव रूप से चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। तो लोगों के दिमाग में क्लियर था कि अगर एकनाथ शिंदे नहीं भी बनेंगे तो देवेंद्र फडणवीस इस बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो वहां पर लीडरशिप को लेकर जनता में क्लियरिटी थी, इसका फायदा बीजेपी को मिला है। लेकिन अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहां पर क्लियरिटी नहीं थी और वहां पर झगड़ा ज्यादा था। तो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये इंडिया गठबंधन वहां पर क्लियर नहीं कर पाया। उद्धव ठाकरे पहले मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे फिर से हमारे मुख्यमंत्री होंगे, ये इंडिया गठबंधन वहां पे अनाउंसमेंट नहीं किया उसने और जनता में कोई मैसेज भी इस तरह का नहीं दिया कि जिससे लगे कि चुनाव उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता है। लेकिन एक तो ये मैसेज दे पाए कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है उनका। दूसरा, शरद पवार बहुत बड़े नेता है, हालांकि वो मद्राज हो चुके हैं, मुख्यमंत्री की स्थिति में काम करने की स्थिति नहीं है, लेकिन उनको चेहरा भी आगे नहीं किया गया। कांग्रेस के किसी आदमी का, किसी नेता का भी चेहरा आगे नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस के जो लीडर थे उनमें मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी हुई थी। नाना पटोले तो बार बार यही कोशिश में थे कि मुख्यमंत्री उनका बनेगा, कांग्रेस का बनेगा, कौन बनेगा ये क्लियरिटी नहीं है। नाना पटोले अपने को खुद को उम्मीदवार के रूप में पेश कर रहे थे। तो इंडिया गठबंधन खेमे में क्लियरिटी नहीं होने की वजह से, लीडरशिप को क्लियरिटी नहीं होने की वजह से भी काफी नुकसान हुआ। अगर वो उद्धव ठाकरे पर ही दांव लगा देते, उद्धव ठाकरे को ही आगे कर देते कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा है, अगर चुनाव जीते तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे, तो स्थिति कम से कम ऐसी स्थिति वहां पर नहीं होती, ऐसी स्थिति इतनी खराब होने की संभावना वहां पर नहीं थी। तो ये क्लियर है कि अब जो युग है, इस समय जो जमाना है उसमें सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन लोगों के फोन पे रहती हैं। तो यहाँ पर लीडरशिप का महत्व बढ़ जाता है। पहले अगर 20 साल 25 साल पहले की बात करें तब ऐसी स्थिति नहीं होती थी, लेकिन आज जनता ये जानना चाहती है कि हमारा लीडर कौन है। अगर आप कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है तो आप बताइए कि किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसी प्रकार अगर आप मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है तो आपको पहले बताना होगा या दिखाना होगा या मैसेज देना होगा कि ये हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, या ये है या एक से अधिक है। तो आपको कुछ लीडर को सामने करना पड़ेगा, जिससे लोगों का एक प्लान बन सके, एक भरोसा बन सके कि वो वोट करें कि नहीं करें या किसको करें। तो ये क्लियरिटी अब हम देख रहे हैं कि जिस चुनाव में इस तरह से लीडरशिप को लेकर क्लियरिटी होती है, वहां पर जनता का जो जनादेश है वो स्पष्ट जाता है। झारखंड में यही हुआ है, महाराष्ट्र में भी यही हुआ है और हरियाणा में भी यही हुआ है। तो हरियाणा में भी चूंकि सैनी को एकदम क्लियर कर दिया गया था कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, तो जनता ने फिर से बीजेपी में भरोसा देता है। जो पहले के मुख्यमंत्री से नाराजगी थी वो दूर हो गई। तो यहाँ पर क्लियरिटी होनी चाहिए, वहां पर कांग्रेस की तरफ से क्लियरिटी नहीं थी वहां भी। हालांकि हुड्डा को थोड़ा आगे किया गया था, लेकिन हुड्डा के खिलाफ नेगेटिव माहौल हो गया, क्योंकि वहां पर वो जाटों की राजनीति ज्यादा करने लगे थे, तो नॉन जाट उससे नाराज हो गए थे। इसलिए उनका 1-2% वोट लास्ट मोमेंट में घट गया और उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो ये विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक